हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। और आज के एक कंसेप्ट लेक्चर में बात करेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेंचुरी मीटर। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में, आज के इस कंसेप्ट लेक्चर में बात करेंगे कि वेंचुरी मीटर होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि इसका डायग्राम क्या है और इसके अंदर जो जो इक्वेशन लगती है, क्या क्या इसके अंदर एप्लीकेबल इक्वेशंस है, उन सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इसके जो कंपोनेंट्स है, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, उन सेक्शंस के क्या फीचर्स रहते हैं। और फिर जो वेंचुरी मीटर है, जो इसका फंक्शन है, इससे रिलेटेड जो फाइनल फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। और कुछ जो इसकी कंडीशंस होती है कि अगर वेंचुरी मीटर को इंक्लाइन कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे वेंचुरी मीटर से रिलेटेड। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट लेक्चर में वेंचुरी मीटर के बारे में पूरी की पूरी बात करी जाएगी, एकदम बेसिक से लेके एकदम आप कह सकते हैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की, कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसके पूरे के पूरे कंसेप्ट्स के ऊपर बात करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज वेंचुरी मीटर, कि वेंचुरी मीटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि वेंचुरी मीटर होता है एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस होता है। वेंचुरी मीटर होता है एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, फ्लो मेजरमेंट डिवाइस। तो इसका जो काम है वो बेसिकली मेजर करना है, डिस्चार्ज मेजर करना होता है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस कर दीजिए या फिर आप कह दीजिए इसको डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस, डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस। इसी के साथ ही जो वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर को एक नाम से और जाना जाता है, कि इसको जब डिफाइन करते हैं तो इसको ऐसा कहा जाता है कि जो वेंचुरी मीटर है, इट इज ए रैपिड कन्वर्जिंग एंड ग्रेजुअल डाइवर्जिंग डिवाइस। अब बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये एंड तक आते आते आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो सेकंड वाली लाइन लिखी है, इट इज अ रैपिड कन्वर्जिंग एंड ग्रेजुअल डाइवर्जिंग डिवाइस होता है। तो इस लाइन का आपको मतलब एंड तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये समझिए कि वेंचुरी मीटर जो है वो एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है, कि किसी भी पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है और मुझे जानना है कि उसका क्या डिस्चार्ज रहेगा, कि उसकी क्या फ्लो रहेगी, वो मैं मेजर कर सकता हूं यहां पर वेंचुरी मीटर का यूज करके। और ये है यहां पर वेंचुरी मीटर का डायग्राम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेंचुरी मीटर में होते हैं तीन सेक्शन। वेंचुरी मीटर में होते हैं तीन सेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले वाले सेक्शन में क्या है, पहले वाले सेक्शन में आगे तक तो यहां तक पूरा पूरा पाइप होता है। ये आप कह सकते हैं पाइप का एरिया है, क्योंकि यहां पर किसी टाइप का एरिया चेंज नहीं हो रहा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर एरिया डिक्रीज करना चालू कर जाता है, यहां पर एरिया डिक्रीज करना चालू कर जाता है। और ये जो सेक्शन होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एरिया क्या है, वो धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है और ये जो सेक्शन बना रहा है वो एक कन्वर्जिंग सेक्शन है। फिर यहां पर जो मिडल वाला ये पोर्शन होता है, जो ये मिडल वाला सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट आप जैसे समझ सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर भी होता है, पहले सिर, फिर बाद में होती है थ्रोट और उसके बाद पूरी बॉडी। तो सिमिलरली जैसे थ्रोट होता है वैसे ही यहाँ पर ये थ्रोट का शेप होता है, जिसका एरिया सबसे यहाँ पर मिनिमम हो जाता है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर एरिया इंक्रीज कर जाता है, और जो एरिया इंक्रीज कर जाता है उसको यहाँ पर बोलते हैं डाइवर्जेंट सेक्शन या फिर डाइवर्जिंग एरिया। ये वाला सेक्शन कहलाता है यहाँ पर डाइवर्जेंट सेक्शन। तो ये है, यहाँ पर तीन सेक्शन होते हैं वेंचुरी मीटर के, और यहाँ पर ये है वेंचुरी मीटर का डायग्राम। कुछ और इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि यहाँ पर जो वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर के साथ एसोसिएट रहता है यहाँ पर मैनोमीटर। ये यहाँ पर मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। और यहाँ पर ये जो आप लेवल के बीच का जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लेवल का जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, एक्चुअली में ये जो एच है, ये जो डिफरेंस है, यही हेल्प करता है जिसकी मदद से फ्लो का मेजरमेंट कर पाते हैं, तो यहाँ पर जो H हो गया, ये यहाँ पर हो गया मैनोमेट्रिक डिफरेंस हो गया, कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड भरा रहेगा उसके अंदर का डिफरेंस हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं एरिया की। जो ये पहला एरिया है पाइप का, वो है यहाँ पर A1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है V1, और जो प्रेशर है इनिशियली वो है यहाँ पर P1। और अगर यहाँ की बात करूं तो ये एरिया है यहाँ पर A2,
अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आगे की, तो यहाँ पर एरिया जो पहले वाला था वो सेम एरिया है, वेलोसिटी यहाँ पर v2 है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो गया p2। तो बेसिकली ये यहाँ पर नोटेशन से, ये यहाँ पर इसके नोटेशन से कि क्या क्या जो डेटा गिवन है, क्या क्या वैल्यूज को क्या क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक हो गई डायग्राम से रिलेटेड बात। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसके डिफरेंट सेक्शंस है, जो इस वेंचुरीमीटर के मैंने आपको डिफरेंट सेक्शंस बताए, इनके क्या क्या फीचर्स रहते हैं, जरा एक बार इन पे बात कर लेते हैं। जो पहले वाला आगे वाला मैंने बताया ये होता है कन्वर्जेंस सेक्शन, बीच वाला जो है वो होता है थ्रोट सेक्शन, और जो तीसरा वाला पोर्शन है इसका ये होता है डाइवर्जेंस सेक्शन, जिसके अंदर क्या एरिया इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक चीज है जो यहाँ पर ऑब्जर्व करी जा सकती है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से मानू x, यहाँ से मैं मानू कि x जो है वो आगे की तरफ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जैसे ही x इंक्रीज हुआ यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर कन्वर्जेंस सेक्शन है वहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा, x इंक्रीज हो रहा और यहाँ पर एरिया हो रहा है डिक्रीज। तो यहाँ पर जैसे ही x इंक्रीज हुआ एरिया हो जाएगा यहाँ पर डिक्रीज, चलिए ठीक है। फिर बात करें थ्रोट वाले सेक्शन में, क्या रहता है, एरिया रहता है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा एरिया रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। और डाइवर्जेंस सेक्शन में एरिया इंक्रीज होता है, तो जैसे ही x को इंक्रीज करते जो एरिया रहेगा, एरिया भी भैया यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज। ये थी सबसे बेसिक बात जो कि इन सेक्शंस को देखकर समझा जा सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके ऊपर होने वाली एप्लीकेबल इक्वेशंस की, और इन इक्वेशंस को समझते हुए ये जो बाकी की डिटेल्स है, जो बाकी के फीचर्स है, उनको समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इनमें चीजें वेरी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एक इक्वेशन के बारे में, वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, या फिर बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि मास कंजर्वेशन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो इक्वेशन जिस चीज के बारे में बात करती है वो ये बात करती है कि किसी भी पाइप के किसी भी सेक्शन के अंदर से कोई फ्लो हो रहा है, वहां पर मास रहेगा कांस्टेंट। लेट सपोज अगर मैं यहाँ कोई सेक्शन बना दूं किसी भी शेप का, और यहाँ पर ये फर्स्ट सेक्शन है और यहाँ पर ये है सेकंड सेक्शन, तो यहाँ पर जो एरिया है इसका फर्स्ट वाला हो गया एरिया A1, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी V1, फ्लो इस तरह से, एरिया यहाँ पर A2 है और वेलोसिटी यहाँ पर V2 है। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, तो जिन लोगों को पता है कंप्रेसिबल के लिए क्या होती है, तो अभी बस आप इतना समझना कि मैं यहाँ पर सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में ही बात कर रहा हूँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या फिर इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, कि जो A और V है वो यहाँ पर रहते हैं कांस्टेंट। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी, ये यहाँ पर रहती है कांस्टेंट। और इसी से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं आप, वो ये है कि जो एरिया है वो बेसिकली होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये तीन चीजें यहाँ से समझी जा सकती है। ये है यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो वेंचुरीमीटर में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मास इन कर रहा है उतना ही मास यहाँ पर आउट करता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मास फ्लो रेट इन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट, कि यहाँ पर मास जो है वो कंजर्व है, मास जो है यहाँ पर संरक्षित है, जितना आएगा मास उतना ही यहाँ पर मास बाहर की तरफ चल जाएगा। ये इतनी सी बात करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी इक्वेशन की जो कि वेंचुरीमीटर में अप्लाई होती है, और वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि भैया उसके बिना फ्लूइड मैकेनिक्स को कंसेप्ट को समझा नहीं जा सकता। वो है यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन है यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये है एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। जैसे यहाँ पर ये मास कंजर्वेशन इक्वेशन है, वैसे ही यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन जो है ये होती है एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। और मैं जो इसका फाइनल स्टेटमेंट आता है, जो फाइनल फॉर्मूला आता है, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ। इसकी बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, फाइनल फॉर्मूले के पहले भी एजम्पशन होते हैं, जिसके बारे में पूरी की पूरी बर्नौली इक्वेशन के बारे में मैंने किसी और कंसेप्ट लेक्चर में बात करी है, सारे एजम्पशन के साथ।
यहाँ मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं जो कि एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बर्नौली इक्वेशन के लिए, वो ये है P डिवाइड बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो सारे के सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं, आप कह सकते हैं एनर्जी के कंपोनेंट। ये यहाँ पर होते हैं एनर्जी के कंपोनेंट। और कौन सी एनर्जी? ये यहाँ पर होते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंपोनेंट। ये यहाँ पर होते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंपोनेंट। और मैकेनिकल एनर्जी कंपोनेंट जो है वो इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? ये पूरी पूरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर रहेगी कांस्टेंट। और ये जो बर्नौली इक्वेशन है वो सिमिलरली किसी भी पाइप में जहां पर भी फ्लो हो रहा है उसके किसी भी दो सेक्शन पर लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है वो सेम डायग्राम आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, यहाँ पर भी ये बर्नौली इक्वेशन का यूज करा जा सकता है। ये तो थी बिल्कुल बेसिक बात। और ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो है वो वेंचुरी मीटर में अप्लाई होती है और इनके अप्लाई करने पर ही जो बाकी की चीजें उनको समझा जा सकता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के फीचर्स की जो कि वेंचुरी मीटर के अंदर लगेंगे। यहां पर जो चीज समझने वाली है मैं वापस हाईलाइट करता हूं एक बार। ये वाली चीज समझना एक बार, ये वाली चीज समझना कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब एरिया बढ़ेगा तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अगर एरिया घटेगा तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जो पहला वाला सेक्शन है, जो यहाँ पर कन्वर्जेंट सेक्शन है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एरिया यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जब भैया एरिया डिक्रीज होगा, जब यहाँ पर एरिया डिक्रीज होगा, सीधा सीधा यहाँ पर मैं A1 लिख देता हूं। यहाँ पर जब A1 जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, यहाँ पर जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है और एरिया जैसे ही डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। इसके अंदर क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जो कन्वर्जेंट सेक्शन है वहां पर क्या है? यहाँ पर भैया वेलोसिटी होगी इंक्रीज। चलिए ठीक है, कहां से पता चलता है? ये पता चलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। ये पता चलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। यहां तक हो गई बात क्लियर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं, यहां पर एरिया किसी टाइप का, यहां पर जो एरिया है वो किसी भी वे में चेंज नहीं हो रहा है और एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी, इस थ्रोट पॉइंट के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी भी यहां पर रहेगी कांस्टेंट रहेगी, यहां पर रहेगी कांस्टेंट रहेगी। चलिए ठीक है, अब जरा एक चीज समझना, पहले ये एरिया कुछ ऐसे ऐसे होते हुए कम हुआ और यहां पर सिमिलरली एरिया यहां पर कुछ इस तरह से कम हुआ। ये यहां पर थ्रोट बना दी मैंने। अब यहां पर एरिया था ज्यादा, यहां पर एरिया था सबसे ज्यादा, और एरिया ज्यादा इसका मतलब वहां पर क्या होगी? वेलोसिटी कम होगी। और जैसे जैसे एरिया यहां पर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती इंक्रीज होते होते इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहां पर एरिया एकदम से जाके रुक गया कि अब इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, और यहां पर क्या हो जाती? वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर हो जाती है वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां पर वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। तो ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, ये बेसिकली क्या होती है यहां पर मैक्सिमम और रहती है कांस्टेंट। यहां पर जो वेलोसिटी अटेन कर लेता है, जो यहाँ थ्रोट सेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे वेंचुरी मीटर में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है यहां पर। चलिए ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है। अब मैं बात करूं तीसरे सेक्शन की, डाइवर्जेंट सेक्शन में। तो डाइवर्जेंट सेक्शन में देखना यहां पर क्या है भैया? थ्रोट के बाद अब एरिया करेगा इंक्रीज, अब एरिया करेगा इंक्रीज। तो डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या है? डाइवर्जेंट सेक्शन में एरिया कर रहा है इंक्रीज, और जैसे ही एरिया इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या? प्रेशर, या जैसे ही एरिया इंक्रीज करेगा वैसे ही यहां पर जो वेलोसिटी है, जो यहां पर वेलोसिटी है भैया वो कर जाएगी डिक्रीज, वेलोसिटी कर जाएगी डिक्रीज। तो ये है अभी तक के लिए सिर्फ दो फीचर्स, इसके बारे में दो फीचर्स कि वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको क्लियर है। जैसे जैसे मैं इस पाइप के अंदर, इस वेंचुरी मीटर में आगे की तरफ जाता हूं, यहां पर क्या है? सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पर मैक्सिमम पहुंच जाएगी और कांस्टेंट रहेगी, और फिर आगे वापस वेलोसिटी वापस डिक्रीज होना चालू कर देगी। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात हो गई दूसरे फीचर्स के बारे में। अब चलते हैं तीसरे के बारे में। तीसरे को जरा ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने कहा जो ये बर्नौली इक्वेशन है वो बर्नौली इक्वेशन भी अप्लाई हो सकती है वेंचुरी मीटर के अंदर। तो वेंचुरी मीटर के जो दो सेक्शन है वहां पर अगर मैं अप्लाई करूं, वेंचुरी मीटर के दो सेक्शन आप कह सकते हैं कि पहला वाला सेक्शन ये जहां से ये एरिया डिक्रीज करना चालू करता है, ये वाला, और दूसरा यहां तक जहां तक ये एरिया डिक्रीज होता है। ये मैंने माना पहला सेक्शन, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 तो यहां पर क्या है? जो बर्नौली इक्वेशन है वो किसी भी दो सेक्शन के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां मैंने अप्लाई कर दी। अब एक चीज समझना,
एक चीज समझना, यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में कि जो एनर्जी रहेगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो तो रहेगी कांस्टेंट। मतलब जितनी एनर्जी, जितना E1 यहाँ से इन हो रहा है, जितना E यहाँ से इन हो रहा है, उतना ही E यहाँ पर आउट होगा। जितनी एनर्जी इन होगी उतनी ही एनर्जी आउट होगी, ये चीज तो क्लियर है। चलिए ठीक है कि ये चीज तो रहेगी कांस्टेंट। अब यहाँ पर जैसा कि समझा, एरिया हो रहा है डिक्रीज, एरिया हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज, और एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज। मतलब इस सेक्शन के अंदर क्या है, वेलोसिटी जो है, इस सेक्शन के अंदर क्या है, वेलोसिटी हो रही इंक्रीज। 1 से 2 के बीच में, ये जो 1 और 2 है सेक्शन, 1 से 2 सेक्शन के बीच में क्या वेलोसिटी हो रही इंक्रीज। लेकिन अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हो रहा है इंक्रीज, लेकिन अल्टीमेटली रहना क्या चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहना चाहिए मतलब या तो इसको कम करना पड़ेगा या फिर इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और पूरी की पूरी रहनी चाहिए कांस्टेंट, तो या तो इसको कम करना पड़ेगा या फिर यहाँ इसको कम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किसको कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब वापस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तब समझ में आता है, जो जेड है, जो यहाँ पर जेड है, जेड कहने का मतलब कितना एलिवेशन से हाइट है, तो ये है यहाँ पर हाइट है कांस्टेंट, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट है एक ही जेड पर, एक ही हाइट पर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जेड को तो डिक्रीज नहीं करा जा सकता। चलिए ठीक है, जो रो है और जी है ये भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी यहाँ पर कम नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली जहां से ये प्रेशर जैसे ही, ये यहाँ पर वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज होती है, उसके रिस्पॉन्स में प्रेशर हो जाता है डिक्रीज। इस चीज को समझना, जैसे ही इस वाले सेक्शन में, कन्वर्जन सेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इस चीज के लिए मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर प्रेशर हो जाता है डिक्रीज। तो मैं क्या अल्टीमेटली ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता है, जैसे जैसे कन्वर्जेंट सेक्शन में एक्स इंक्रीज करता है, वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर होता जाएगा डिक्रीज। और यही बात यहाँ पर लिखनी है, यही बात यहाँ पर लिखनी है कि जैसे जैसे ही यहाँ पर एक्स इंक्रीज करता है, जैसे ही यहाँ पर एक्स इंक्रीज करता है, वैसे ही यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा, जो प्रेशर रहेगा वो यहाँ पर करेगा डिक्रीज, प्रेशर करेगा डिक्रीज। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है थ्रोट सेक्शन में, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पर भैया प्रेशर भी रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्रेशर भी रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी रहेगी कांस्टेंट, प्रेशर भी रहेगा कांस्टेंट। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं बात करूँ इधर की साइड में, डाइवर्जेंट सेक्शन में एक्स इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर हो जाएगा भैया इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि सर जी यहाँ पर अब की बार जो वेलोसिटी है, जो डाइवर्जेंट सेक्शन में वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जैसे ये डिक्रीज हुआ तो इसको कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, और यहाँ पर सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। चलिए ठीक है यहाँ तक। और इससे पता चलता है कि तीनों के तीनों सेक्शन में वेलोसिटी का मतलब सबसे पहले एरिया कैसे वेरी कर रहा है वो पता चलता है, एरिया के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो पता चलता है, और उसके बाद पता चलता है कि प्रेशर का वेरिएशन किस टाइप से होगा, प्रेशर किस हिसाब से बदलेगा। और ये जो चीज आती है ना, ये कहां से आती है, ये आती है बर्नौली इक्वेशन से। जो यहाँ पर वेलोसिटी के साथ जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, इस चीज को समझा जा सकता है बर्नौली इक्वेशन से। तो जरा एक बार इस चीज को भी यहाँ लिख लिया जाए, बर्नौली इक्वेशन, ताकि जब आप लोग इसको समझे तब आपको क्लियर पता चले कि ये जो मैंने वेरिएशन लिखा है वो कैसे लिखा है। जनरली क्या करते हैं, जनरली लोग इस चीज को समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है, आप रिलेट कर सकते हो कि प्रेशर भी वैसे ही चेंज हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन देखिए, एरिया डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज हुआ, एरिया कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, और यहाँ पर एरिया इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। डायरेक्ट इनमें कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन जब आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों को साथ में समझा जाए, तब आप इन दोनों को कह सकते हैं कि एरिया और प्रेशर है ना आपस में सेम तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी यहाँ पर घटेगा। ये थोड़ा सा कंक्लूजन आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक बात हो गई, यहां तक बात हो गई प्रेशर और वेलोसिटी और एरिया के वेरिएशन की। अब यहां पर एक चीज और है, एक चीज और समझना भैया, एक चीज और समझना कि यहां पर जो प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर जो प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये यहां पर कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ ये यहां पर रहेगा मिनिमम।
इसके साथ ही ये यहाँ पर रहेगा मिनिमम। रीजन क्या है, रीजन देखना, जैसे जैसे यहाँ पर एरिया हो रहा है डिक्रीज, जैसे जैसे एरिया हो रहा है डिक्रीज, इसका मतलब वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो यहाँ पर प्रेशर कुछ ज्यादा था, फिर यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता होता यहाँ पर प्रेशर हो गया कुछ मिनिमम, और यहाँ पर तो प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। तो इस थ्रोट के अंदर प्रेशर रहता है तो कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रेशर जो रहता है वो होता है यहाँ पर मिनिमम प्रेशर रहता है, ये यहाँ पर रहता है मिनिमम प्रेशर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, जरा समझना उस चीज को, dp डिवाइड बाई dx, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग। dp डिवाइड बाई dx, dp डिवाइड बाई dx, यहां पर जो dp डिवाइड बाई dx रहेगा वो रहेगा लेस देन 0, यहां पर जो dp डिवाइड बाई dx रहेगा वो होगा इक्वल टू 0, और यहां पर जो dp डिवाइड बाई dx रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 0। सबसे पहले समझते हैं dp डिवाइड बाई dx है क्या। बेसिकली dp डिवाइड बाई जो dx है ये यहां पर है प्रेशर ग्रेडियंट, ये यहां पर होता है प्रेशर ग्रेडियंट। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल जैसे कि यूट्यूब पे क्लास चल रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की, वहां पर मैं आपको बेसिक बताता रहता हूं, तो वहां पर भी एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने आपको समझाया था जब कोई क्वांटिटी किसी लीनियर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तब वहां पर क्या वर्ड यूज आता है, वहां पर आता है ग्रेडियंट वर्ड यूज। और अगर यहीं पर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो वहां पर आता है रेट। ठीक है, तो वो चीज होती है रेट के रेस्पेक्ट में, मतलब रेट के हिसाब से चेंज होती है। तो dp डिवाइड बाई dx हो गया यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट। ये सीधा सीधा ये बताना चाहता है कि किसी भी दो सेक्शन के बीच में, पहला वाला ये वाला, दूसरा वाला ये वाला, यहाँ पर x इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके समझूं तो आप देखना, dp को लिखूंगा p2 माइनस p1, और यहाँ पर dx को लिखते हैं x2 माइनस x1। पहले वाले की बात करूं कन्वर्जेंट सेक्शन में, यहां पर x1 ये रहा, x2 ये रहा, और x इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा, मतलब यहां पर जो x2 होगा वो तो रहेगा ग्रेटर देन a एज कंपेयर टू x1। जब x2 बड़ा है x1 छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी ये तो आ जाएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी पॉजिटिव। चलिए ठीक है, बात करते हैं p2 और p1 पर। यहां पर p1 है वो ज्यादा है, और यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते x के साथ आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, जो प्रेशर है वो यहां पर डिक्रीज हो रहा, मतलब यहां पर p2 की वैल्यू हो जाएगी कम, p1 की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, और p1 की वैल्यू ज्यादा मतलब ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। नीचे है पॉजिटिव, ऊपर है नेगेटिव, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये कि जो कन्वर्जन सेक्शन है उसके अंदर यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये रहेगा लेस देन 0, ये यहां पर रहेगा लेस देन 0, और इसको बोलते हैं फेवरेबल, इसको बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, जरा इस चीज को समझना। यहां पर आप सब लोग एक बार इस चीज को समझना कि इसको फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट क्यों कहते हैं। फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट कहने के पीछे भैया एक है रीजन। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट तक तो समझ में आ रहा है। फेवरेबल का यहां पर मतलब है कि अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ना कि उसका विरोध कर रहा है, या फिर वो चीज फायदे वाली है नुकसान वाली नहीं है। अब यहां पर जो है ना P2 डिवाइड बाई PX जो लेस देन 0, इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा, इस वाले पॉइंट पर जो P1 है, जो 1 पॉइंट पर P1 है वो यहां पर ज्यादा है, और यहां पर जो P2 है वो यहां पर कम है। तो अल्टीमेटली हम सब ये जानते हैं कि कोई भी चीज फ्लो करती है वो हमेशा करती है हाई टू लो की तरफ, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी की तरफ। जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो बेसिकली फ्लो किस साइड होगा, फ्लो होगा इस साइड, फ्लो होगा यहाँ पर इस साइड, जो कि एक अच्छा चीज है, और ये फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या करेगा, फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर पहले पॉइंट पर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, दूसरे पॉइंट पर प्रेशर हमेशा कम रहता है। क्यों, क्योंकि तभी तो भैया ये फ्लो मेंटेन हो पा रहा है, तभी तो ये आगे की तरफ बढ़ पा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर फ्लो बन पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है dp डिवाइड बाय dx जो लेस देन 0 है, ये यहाँ पर होगा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर फेवर कर रहा है, ये यहाँ पर क्या है, इस प्रेशर के यहाँ पर ये जो फ्लूइड का फ्लो है, इस फ्लो को ये बनाए रख रहा है। इसीलिए भैया ये तो हो गया यहाँ पर अच्छा वाला प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल वाला प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट 0 है, मतलब जब भैया प्रेशर ही चेंज नहीं हो रहा एक्स की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dp जब चेंज नहीं होगा
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए यहां तक चीज क्लियर है। डाइवर्जेंट सेक्शन में बात करते हैं। डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या है, डाइवर्जेंट सेक्शन में भी चीज को ऐसे समझा जा सकता है। अगर मैं इस वाले सेक्शन को 1 बोलूं, इस वाले सेक्शन को 1 बोलूं, इस वाले सेक्शन को 2 बोलूं, और यहाँ पे dp डिवाइड बाई dx को मैं लिखूंगा p2 माइनस p1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पर क्या है, x तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब x2 तो ज्यादा रहेगा और x1 रहेगा कम। ठीक है, x2 तो ज्यादा रहेगा, x1 रहेगा कम, x2 रहेगा ज्यादा, x1 रहेगा कम, मतलब नीचे वाली वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव। चलिए ठीक है, P2 और P1 की बात कर लिया जाए एक बार। यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और यहाँ पर प्रेशर होगा इंक्रीज, मतलब यहाँ पर P2 ज्यादा होगा और P1 होगा कम। ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर करा दी गई। तो यहाँ पर P2 होगा ज्यादा, P1 होगा कम, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी आ गई पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है dp डिवाइड बाई dx है, ये यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव, मतलब ये यहाँ पर रहेगा ग्रेटर देन 0। और जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ, इसको बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये प्रेशर ग्रेडियंट फायदे वाला नहीं है, ये प्रेशर ग्रेडियंट भैया नुकसान वाला है। ये यहाँ पर होता है नुकसान वाला प्रेशर ग्रेडियंट। अब रीजन समझना भैया, नुकसान वाला होता है लेकिन क्यों है। यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.2, आगे है प्रेशर, आगे की तरफ क्या है, प्रेशर है ज्यादा, पीछे की तरफ क्या है, प्रेशर है कम। तो चाह तो ये रहे, जो वेलोसिटी है यहां तक क्या है, फ्लूइड के पास वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तो चाह रही है आगे की तरफ मूव करना। वो वेलोसिटी जो फ्लूइड के पास वेलोसिटी है, उसके हिसाब से डायरेक्शन है आगे की तरफ की, हमें आगे की तरफ जाना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रेशर जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये यहाँ पर क्या करता है, एक चांसेस बढ़ाता है। कौन से चांसेस, कि ये फ्लो को ना वापस रिवर्स करा दे। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर प्रेशर जो है बाद वाले पॉइंट पर वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू पहले वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमेशा ही चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फ्लो आगे की तरफ जा रहा है वो वापस रिवर्स फ्लो ना बन जाए। अब इस चीज के लिए क्या करते हैं उसमें मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझना कि यहाँ पर क्या है, रिवर्स फ्लो के चांसेस रहते हैं, यहाँ पर फ्लो सेपरेशन के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है इसको बोलते हैं यहाँ पर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ये काम का प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, ये थोड़ा अच्छा वाला प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है। यहां तक बात होती है इन सारे के सारे सेक्शन और उनसे रिलेटेड फीचर्स के बारे में। सारे के सारे सेक्शन और उनसे रिलेटेड फीचर्स के बारे में होती है बात। इसको मैं यही रख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए एक बार के लिए। ठीक है, ये हो गई भैया, ये यहां पर हो गई बात सिर्फ अभी तक सेक्शन से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड यहां तक हो गई बात क्लियर। अब मूव करते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते अपने पॉइंट की तरफ लास्ट इसके साथ। अब हो गया यहां पर फीचर समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के बारे में, कि वेंचुरीमीटर को जब इंक्लाइन कर दिया जाता तो क्या फर्क पड़ता है। अभी तक जितने पॉइंट थे वो डिस्कस हो चुके। अब बात करते हैं कि जब वेंचुरीमीटर को इंक्लाइन कर दिया जाए, जब वेंचुरीमीटर को इंक्लाइन कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जरा एक बार समझना। इसके पहले एक जो चीज है वो चीज यहां लिख लेनी चाहिए, वो है यहां पर फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्चार्ज, जो कि भैया वेंचुरीमीटर का काम है। वेंचुरीमीटर का यही काम है डिस्चार्ज मेजर करना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू A1 A2, इसको थोड़ा सही लिखा जाए, A1 A2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कुछ लॉसेस भी होते हैं। जैसे ही आपको पता है कि जहां भी फ्लो होता है वहां पर हमेशा क्या है, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी लॉसेस होते हैं और उसी लॉसेस को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक कोफिशिएंट ले लिया जाता है CD, और इस CD को बोलते हैं वेंचुरीमीटर कोफिशिएंट। इस CD को बोलते हैं वेंचुरीमीटर कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जो यहाँ पर कांस्टेंट लिखे हैं इनका जरा मतलब समझ लिया जाए एक बार। जो A1 है वो हो गया पाइप का डायामीटर। जो A1 है, जैसा कि डायग्राम में आपको बताया, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर बताया, जो A1 है वो हो गया यहाँ पर, इस डायग्राम को जरा एक बार आगे ले लिया जाए, समझने में आपको आसानी रहेगी।
अब जरा डायग्राम को देखते हुए समझना है एक चीज को, जो A1 है वो हो गया यहाँ पर क्या है, पाइप वाला डायमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो A1 है वो यहाँ पर हो गया पाइप वाला एरिया, तो ये हो गया यहाँ पर A1। जो यहाँ पर A2 है वो बेसिकली क्या है, वो है यहाँ पर थ्रोट का एरिया, तो यहाँ पर हो गया थ्रोट का एरिया। A1 क्लियर, A2 क्लियर। अब यहाँ पर जो H है ना, वो H क्या है, वो H है यहाँ पर, H है यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है ना मैनोमीटर के अंदर, ये जो मैनोमीटर में डिफरेंस आ रहा है यही होता है H, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मैनोमेट्रिक हेड। यहाँ पर मैनोमीटर की रीडिंग में जितना डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस की वैल्यू यहाँ रखी जाती है और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है। Q जो आएगा वो यहाँ पर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। चलिए ठीक है, और यहाँ पर जो CD है, CD है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेंचुरीमीटर के अंदर यूज आता है, इसकी वैल्यू अराउंड होती है 0.962 होती है, 0.98। जनरली इसकी वैल्यू 0.98 के अराउंड ही दिखेगी, 0.97 0.98 ही दिखेगी, लेकिन आप ये रेंज जो है मान सकते हो। यहाँ पर 0.99 भी बहुत बार दिख जाता है, तो सबसे हाई इसी का रहता है। तो इस रेंज में आप आए तो वैल्यू मान के चलना कि वो यहाँ पर वेंचुरीमीटर के कोफिशिएंट की ही बात कर रहा है, यहाँ पर CD की ही बात करी जा रही है। चलिए ठीक है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ये जो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है CD, ये है यहाँ पर वेंचुरीमीटर के लिए। CD को लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये हो गई यहाँ पर फॉर्मूले की बात। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर जो डिस्चार्ज है उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए A1, एरिया चाहिए A2 और यहाँ पर चाहिए H। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर मैंने कोई एक वेंचुरीमीटर डिसाइड कर दिया, पहले से ही कोई एक वेंचुरीमीटर फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एरिया A1 और एरिया A2 ये फिक्स कर दिया, CD यहाँ पर इसके हिसाब से कांस्टेंट रहता है, 2 और G यहाँ पर कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली क्या है, जो H है, H ही हमेशा ये बताता है कि यहाँ पर रीडिंग क्या आएगी। ये जो Q है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ H के। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो डिस्चार्ज वो डिपेंड करता है, मेनली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रूट ऑफ H पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब बात ये है कि अगर मैं वेंचुरीमीटर को इंक्लाइन कर दूं, वेंचुरीमीटर को यहाँ पर मैं इंक्लाइन कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा समझना। पहले वेंचुरीमीटर था सीधा, वेंचुरीमीटर था सीधा, अब मैंने कर दिया उसको इंक्लाइन, अब मैंने उसको कर दिया इंक्लाइन। तो यहाँ पर जब ये वेंचुरीमीटर सीधा था और इसके अंदर जब ये मैनोमीटर ट्यूब रखी हुई थी, जब यह मैनोमीटर कनेक्शन करा हुआ था प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर भैया आ रहा था ये वाली रीडिंग, यहाँ पर आ रही थी ये वाली रीडिंग, और यहाँ पर ये रीडिंग थी H। सिमिलरली अगर जैसे ही मैं यहाँ पर वेंचुरीमीटर को अगर मैं इंक्लाइन करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली जो चीज में चेंज आएगा वो क्या आएगा, पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या थे, ये दोनों थे एक सेम लाइन में। अब यहाँ पर क्या है, इनके बीच में ये वाली डिस्टेंस आ जाती है, इनके बीच में ये वाली डिस्टेंस आ जाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आती है ना, वैसे ही उतना डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर इस वाली वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अल्टीमेटली जो कहने का मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि जो यहाँ पर H रहता है वो ही यहाँ पर ये वाला H जो लिखा हुआ है वो ही H रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है जहां से ये पॉइंट ये कनेक्टेड रहता है और ये वाला पॉइंट है, बेसिकली ये बताता है इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी अदर पैरामीटर मतलब इनकी जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर जो प्रेशर था, वो किसी भी टाइप से चेंज नहीं होता है। यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स रहते हैं वो सारे के सारे चेंज नहीं होते, वो सारे के सारे सेम रहते हैं। तो अगर मैं वेंचुरीमीटर को चाहे हॉरिजॉन्टल रखूं, चाहे मैं उसको इंक्लाइन कर दूं, या फिर मैं चाहे तो उसको पूरा का पूरा वर्टिकली कर दूं, पूरा का पूरा वर्टिकली कर दूं, जो मेरी रीडिंग रहेगी, जो मेरी डिस्चार्ज वाली रीडिंग रहेगी वो रहेगी सेम, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेटली H है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पूरे को कैलकुलेट भी करोगे ना, तब भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी, जो हॉरिजॉन्टल के केस में, जो वर्टिकल के केस में। तो अल्टीमेटली ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इस पर वेंचुरीमीटर की रीडिंग जो है वो डिपेंड करती ही नहीं है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ले लो, मतलब थीटा 0 ले लो तब भी चलेगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, या फिर थीटा एकदम 90 ले लो, वर्टिकल ले लो, तब भी यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को आप इससे भी समझ सकते हैं कि फॉर्मूले के अंदर कहीं भी थीटा के ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही डिस्चार्ज की, सिर्फ डिपेंड करती है एरिया A1, A2 और H पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर भी थीटा के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती है, H पे डिपेंड करती है। H की वैल्यू वही रहेगी, जो यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है वो वही रहेगा। जब वो वही रहेगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज है
वो भी वहां पर सेम रहेगा। यहां तक होती है भैया बात क्लियर। अब चलते लास्ट बात पर, जो है यहां पर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेंचुरीमीटर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेता हूं कि यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट पर। ये बात मैंने अभी भी समझाई और उसी को यहां पर मैंने नोट डाउन करा कि डिस्चार्ज पर किसी टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है। अब यहां पर भैया इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि जो लेंथ है डाइवर्जेंस सेक्शन की, अगर मैं बर्नौली का यहां पर, अगर मैं वेंचुरीमीटर का यहां पर मैं डायग्राम बनाऊं तो जरा एक बार समझना, ये पाइप, ये यहां पर कन्वर्जेंस सेक्शन, ये यहां पर थ्रोट और फिर है यहां पर डाइवर्जेंस सेक्शन। ये थ्रोट, ये यहां पर डाइवर्जेंस सेक्शन, ये कन्वर्जेंस सेक्शन। अब जरा एक चीज नोट डाउन करना, एक चीज जरा यहां समझने की कोशिश करना, वो ये है कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है x1, यहां पर जो ये डिस्टेंस है x1 वो छोटी है एज कंपेयर टू x3 के। जो x3 है, जो यहाँ पर डाइवर्जेंस सेक्शन होता है, उसकी लेंथ क्या है, हमेशा ज्यादा रखी जाती है। उसकी लेंथ क्या है, हमेशा डाइवर्जेंस सेक्शन की ज्यादा रखी जाती है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने बताया कि यहां तक क्या है, प्रेशर है मिनिमम, यहां तक क्या है, प्रेशर है मिनिमम। आगे की तरफ एरिया बढ़ रहा है तो यहां पर क्या है, प्रेशर की वैल्यू होगी इंक्रीज, प्रेशर की वैल्यू होगी इंक्रीज। चलिए ठीक है। तो अगर मैंने इस सेक्शन की लेंथ को स्मॉल करा, अगर मैंने यहां पर इस लेंथ को ऐसे बना दिया, अगर मैंने इस लेंथ को, आप कह दीजिए कि मैंने इस लेंथ को कुछ इस तरह से बना दिया, कुछ इस तरह से बना दिया और सेक्शन इतना आगे की तरफ सरक गया। अब ये चीज समझना कि जितना प्रेशर इंक्रीमेंट पहले इस टोटल लेंथ में हो रहा था, अब प्रेशर इंक्रीमेंट, सेम प्रेशर इंक्रीमेंट, क्यों? क्योंकि भैया एरिया तो उतना ही, एरिया आगे जाके एक्सपैंड तो उतना ही हो रहा है। तो यहां पर जो प्रेशर यहां पर इतनी लेंथ पर इंक्रीज हो रहा था, अब वो प्रेशर क्या है, अब वो सडन इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर प्रेशर एकदम मिनिमम से सडन इंक्रीज होता है, मतलब यहां पर प्रेशर एक कम और यहां पर सडनली प्रेशर हो गया हाई, तो जैसे ही ये सडन प्रोसेस होती है, जो सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है, वो यहां पर रिजल्ट करता है किस चीज में, कि भैया यहां पर जो फ्लो है वो बैक फ्लो हो जाए, वो क्या हो जाए, रिवर्स फ्लो हो जाए। क्योंकि जैसे ही यहां पर सडन प्रेशर इंक्रीमेंट होता है, जैसे ही यहाँ पे लो से हाई वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, वैसे यहाँ पर हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो यहाँ पर फ्लो होगा वो रिवर्स फ्लो हो जाए, जहां पर फ्लो ऐसे होने की बजाय रिटर्न फ्लो हो जाए। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पर डाइवर्जेंस सेक्शन होता है, जो ये डाइवर्जेंस सेक्शन होता है, इसकी लेंथ को कंपैरेटिवली बनाया जाता है लंबा, इसकी लेंथ को थोड़ी हाई लेंथ की बनाया जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीमेंट तो होना है, ये चीज तो क्लियर है कि प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन सडन प्रेशर इंक्रीमेंट करने की बजाय आप इसमें क्या करो, आप इसमें ग्रेजुअली प्रेशर को इंक्रीज करो। यहाँ पर क्या है, प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, इस लेंथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो यहाँ पर फेवरेबल है, इस पर डिपेंड नहीं करता है ज्यादा। लेकिन जैसे ही आपने डाइवर्जेंस सेक्शन की लेंथ को अगर कम करा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो चांसेस है रिवर्स फ्लो के वो इंक्रीज हो जाते हैं, चांसेस ऑफ रिवर्स फ्लो हो जाते हैं भैया इंक्रीज। और यही बात यहां लिखनी है कि जो लेंथ ऑफ डाइवर्जेंस सेक्शन है वो हमेशा ज्यादा रखी जाती है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ कन्वर्जेंस सेक्शन, टू अवॉइड रिवर्स फ्लो, या फिर आप कह सकते हैं कि टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। यहां पर क्या होता है भैया, यहां पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल, यहां पर जो पार्टिकल्स है, किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, उनके हिसाब से वेलोसिटी तो आगे की तरफ, लेकिन सडन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं वो वापस उल्टे घूम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले पार्टिकल्स तो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये वाले पार्टिकल्स आप कह सकते हो सेंटर वाले पार्टिकल्स है जिनकी वेलोसिटी हाई होती है, वो तो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो साइड वाले पार्टिकल यहाँ से घूम जाते हैं, और इसी कारण से इसको बोलते हैं कि ये रिवर्स फ्लो हो जाता है, फ्लो जो है वो वापस बैक उल्टा आने लग जाता है। यहां तक समझ गए? और यही रीजन होता है कि लेंथ ऑफ डाइवर्जेंस सेक्शन हमेशा ज्यादा रखी जाती है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ कन्वर्जेंस सेक्शन। चलिए ठीक है, अब अगली बात करते हैं। थ्रोट डायमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज टू एन एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि जो थ्रोट का डायमीटर है, तो यहाँ पर थ्रोट का डायमीटर है, ये ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितना डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जितना चाह रहे हो उतना यहाँ पर थ्रोट का डाया आप डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब भाई यार जरा रीजन समझना इस चीज का।
जरा इस चीज का रीजन समझना। जैसा कि मैंने कहा कि एरिया यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज, एरिया हो रहा है डिक्रीज। जैसे ही यहाँ पर एरिया डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर भी यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज, प्रेशर भी हो रहा है डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर मैंने एरिया एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने प्रेशर की वैल्यू को एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज कर दी, और जैसे ही मैंने डिक्रीज करा, यह प्रेशर पहुंच जाता है वेपर प्रेशर पर। आप लोगों ने वेपर प्रेशर और कैविटेशन का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो वहां पर आप लोगों को पता है कि जैसे ही प्रेशर की वैल्यू किसी फ्लूइड के लिए अगर वेपर प्रेशर तक पहुंच जाती है या फिर उससे नीचे पहुंच जाती है, वहां पर चांसेस हो जाते हैं कैविटेशन के। तो यहां पर कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं जो एरिया है थ्रोट का, वो एक लिमिट से ज्यादा मैं डिक्रीज नहीं कर सकता। और ये जो यहाँ पर मिनिमम एरिया रहेगा, वो किसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं, वो ये ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर तक ना पहुंच जाए, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहे। तो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है, थ्रोट डायमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज टू एन एक्सटेंट, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सीधा सीधा टू अवॉइड वेपर प्रेशर, to avoid vapor pressure and to avoid cavitation। क्योंकि जैसे ही वेपर प्रेशर पे पहुंचा भैया, वैसे ही यहाँ पर कैविटेशन होना चालू हो जाएगा। और इसी कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पर डायामीटर होता है, वो डायामीटर एक लिमिट से कम नहीं करा जाता है। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेंचुरीमीटर। अब एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में चालू करी थी, मैंने बताया था कि लास्ट में मैं उस चीज को समझाऊंगा, वो है इट इज ए रैपिड कन्वर्जिंग एंड ग्रेजुअल डाइवर्जिंग डिवाइस। अब भैया समझना, अब आपको क्लियर है कि वेंचुरीमीटर जो है उसके अंदर जो कन्वर्जन की जो लेंथ है, कन्वर्जन सेक्शन की, वो थोड़ी कम होगी, लेकिन डाइवर्जन सेक्शन की लेंथ क्या है, वो यहाँ पर रहेगी ज्यादा। डाइवर्जन सेक्शन की लेंथ रहेगी यहाँ पर ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो तो हो रहा है रैपिड। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो लेंथ है वो कम है, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है वो एकदम रैपिड हो रही है, फास्ट हो रही है। लेकिन जो डाइवर्जिंग हो रहा है, जो यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, वो यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। ये जो एरिया का इंक्रीमेंट है ना, वो यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस डिवाइस को कहते हैं कि ये क्या है, एक रैपिड कन्वर्जिंग एंड ग्रेजुअल डाइवर्जिंग डिवाइस है। और ये रीजन आपको क्लियर है कि इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर ज्यादा क्यों रखी जाती है, इसकी लेंथ को यहाँ पर एज कंपेयर टू कन्वर्जन सेक्शन हाई क्यों रखी जाती है, ये मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। तो ये सारी की सारी बात थी वेंचुरीमीटर से रिलेटेड। ये भैया अपनी पूरी डिटेल में बात होगी वेंचुरीमीटर से रिलेटेड। और आज के इस कंसेप्ट लेक्चर में बात बस यहीं तक है वेंचुरीमीटर से रिलेटेड। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेस्ट तरीका क्या है भैया, बेस्ट तरीका है कमेंट के अंदर, इसके नीचे, वीडियो के नीचे जो कमेंट है, आप अपने क्वेश्चन को, आप अपने डाउट्स को वहां पर लिख सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि वहां पर आपके सारे के सारे डाउट्स को सोल्व करने के, ठीक है, कैसा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप की किसी और कंसेप्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और मजेदार कंसेप्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।